This call is now being recorded. So very good afternoon to all the dear students present in our class. So आज हम अपनी सिलेबस का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. ओके ओके थैंक यू। तो आज हम अपने सिलेबस का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 में हमने डीसी सर्किट्स के बारे में समझा था। यूनिट नंबर 2 में हम आगे देखेंगे एसी सर्किट्स के बारे में देखना है हमको, अल्टरनेटिव सप्लाई के बारे में समझना है। तो here I am giving the name to our today's class that it is unit number 2. Unit 2 means alternating supply. तो अगर मैं अल्टरनेटिव सप्लाई की बात करूं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करूं, तो सबसे पहले ये बात आती है कि अल्टरनेटिव सप्लाई प्रोड्यूस कैसे होता है। और इसको हमने स्टार्टिंग में अपनी वेरी फर्स्ट क्लास में, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उस टाइम थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिव सप्लाई से स्टार्ट करते हैं। जनरेशन ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई, AC सप्लाई। तो कहता है कि अगर आपको सप्लाई AC प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक मैग्नेटिक अरेंजमेंट की, दैट यू मस्ट हैव ए मैग्नेटिक अरेंजमेंट। मैग्नेटिक अरेंजमेंट मींस यू नीड द फ्लक्स, एंड in order to produce the flux, what we need the magnetic arrangement. Basically there is a need of a N pole and S pole, and the flux line will be created, and the flux line will start coming outward from the N side and it will enter to the S side। तो जिस तरह से फ्लक्स लाइन का सेटअप होता है, तो हमने कहा कि हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, हमने इस मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर रखा। ये फ्लक्स लाइन हमको कभी भी दिखाई नहीं पड़ती है, मतलब अगर हम मैग्नेट को लेकर के आए तो ये फ्लक्स लाइन हमको दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन मैग्नेट के नियर बाय रीजन में फ्लक्स लाइन होती है, ऐसा हम मान के चलते हैं। जैसे कि आपने कोई मैग्नेट लिया, ये मैग्नेट है, तो हम बोलते हैं कि मैग्नेट के नियर बाय एक रीजन है जहां पर ये अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स फील करता है। इसके पास में अगर कोई आयरन का पीस आप लेकर के आते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करता है, आयरन के पीस को ये मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करता है। और जब आप इससे काफी दूर चले जाएंगे तो वो इसका अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाएगा। मींस इफ आई एम कंसीडरिंग ए आयरन पीस, तो आयरन पीस अगर इस रीजन से बाहर है तो यहाँ पर इसको कोई अट्रैक्शन फोर्स फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप आयरन पीस को यहाँ पर लेकर के आएंगे तो ये अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा और इसकी ओर ये अट्रैक्ट कर जाएगा। ये हम सबको पता है, हम सभी ने इस पे खेल भी किया है, टॉयज में भी देखा है ऐसा, फिजिकली हमने इसको एज एक्सपेरिमेंट भी हम सबने इसको किया हुआ है। तो बात करता है कि कोई भी मैग्नेट है, अब हमने उसको डिफाइन किया। जब हमने इस मैग्नेट की प्रॉपर्टी को डिफाइन किया तो हमने कहा इसमें एक एन पोल होता है, एक एस पोल होता है, इसके नियर बाई एक रीजन होता है, उस रीजन में इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है जिसमें अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स से क्रिएट करता है, और उस रीजन में हमने कहा कि ये फ्लक्स लाइंस क्रिएट करता है। इस रीजन में इट विल क्रिएट अ फ्लक्स लाइन, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइन विल बी लाइक, ये एन से आउटवर्ड और एस में जाकर के ये इन्वर्ट होती है। इतना आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। तो ये वही फ्लक्स लाइन का कांसेप्ट है। वी नीड these flux lines created by the magnet for the production of the alternative supply. These flux lines can be created by the permanent magnets. These flux lines can be created by the artificial magnet, electromagnets, जैसे भी हम चाहें तो वो कर सकते हैं। कहता है फ्लक्स लाइन की जरूरत आपने कही थी, मैंने फ्लक्स लाइन को यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया है। कहता है नेक्स्ट क्या चाहिए? कहता है अब हम यहाँ पर एक कंडक्टर बनाते हैं। हमने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर मींस ए अरेंजमेंट, एक मटेरियल ऐसा सिलेक्ट किया जो करंट को कैरी कर सकता है। तो हमने यहाँ पर उस कंडक्टर को लाकर रख दिया, हमने कहा कि ये कंडक्टर मटेरियल है, ये करंट को कैरी कर सकता है। और यहाँ पे हो सकता है कॉपर का बना हुआ कंडक्टर हो, एल्यूमिनियम का हो, या सबसे अच्छे कंडक्टर मटेरियल की बात करें तो सिल्वर का हो। उसको ला करके हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब उसके बाद लॉ कहता है कि एक लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से, फ्लक्स कट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। जब अगर आप कंडक्टर और मैग्नेटिक फ्लक्स जब ये एक दूसरे को कट करते हैं तो फ्लक्स कट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो कहता है इसको हमने अगर फ्लक्स कट करना था तो हमने इसको ऐसा अरेंजमेंट बनाया और कहा कि चेक करके देखते हैं कि कैसे फ्लक्स कट होता है। तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने कहा कि अभी जो यहाँ पर कंडक्टर रखा हुआ था, मान लीजिए मैं बोलता हूँ ये इसका ए पार्ट है और ये इसका बी साइड है, ए साइड और बी साइड।
कहता है इस कंडीशन में यहाँ पर फ्लक्स कट जो था वो हमने जब मेजर किया तो वो फ्लक्स कट की वैल्यू क्या थी, 0 थी। इस पर्टिकुलर पोजीशन में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो ईएमएफ क्या था, 0 था। ठीक है, अगर आप इस पोजीशन में 0 बोलते हो तो ठीक है। कहता है कि अब हमने इस वाले कंडक्टर को फिर रोटेट किया, हमने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया और यहाँ पर रोटेट किया, कुछ इस तरह से इसका रोटेशन किया। तो मैं यहाँ दोबारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन पोजीशन नंबर 2 ड्रॉ कर देता हूँ। अब पोजीशन नंबर 2 जब मैं ड्रॉ किया तो कहता है कि वो ए वाला जो पार्ट था वो कहीं यहाँ पर आ गया और बी वाला पार्ट कहीं यहाँ पर आ गया। अब इसके नियर बाई बेसिकली जब पोजीशन बी है, मैं चलो ड्रॉ कर ही देता हूँ। ये आपके पास मैग्नेट है कुछ इस तरह से, दिस इज एन एंड दिस वन इज एस। अब ये जो फ्लक्स लाइन यहाँ पे क्रिएट हो रही है एन से आउटवर्ड और एस में जाकर के ये इन्वर्ट हो रही है कुछ इस तरह से फ्लक्स लाइन। कहता है इस पोजीशन पे जब हमने देखा तो यहाँ पर जो ईएमएफ की वैल्यू थी वो ईएमएफ की वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू प्रोड्यूस हो रही थी, कुछ हम जो वैल्यू मेजर कर रहे थे वो एक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस हो रही थी। ऐसा क्यों? तो कहता है पहली कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारे पास जो कंडक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस पोजीशन में जो फ्लक्स कट है वो फ्लक्स कट क्या है, कहता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, बिल्कुल भी फ्लक्स कट नहीं हो रहा है। और अगर फ्लक्स कट 0 है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर 0 है, फ्लक्स कट अगर 0 है, तो उस पोजीशन में हम कहते हैं कि हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ की वैल्यू 0 होगी। कहता है पोजीशन नंबर 2 की अगर बात करें, पोजीशन नंबर 2 में अगर हम देखें तो कहता है यहाँ पर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से, ये अगर मैं इसको फ्लक्स लिखता हूँ, और यहाँ पर जो कंडक्टर है वो कुछ इस तरह से रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ए और बी इस तरह से। अभी 90 डिग्री के एंगल पर जब हमने देखा तो कहता है कि ये मैक्सिमम फ्लक्स लाइन कट करता है। जितनी भी फ्लक्स लाइन यहाँ प्रोड्यूस हुई एन से, वो सारी की सारी जो एस की ओर मूव कर रही थी वो सारी फ्लक्स लाइन इस कंडक्टर से होते हुए जा रही थी। तो यहाँ पर फ्लक्स कट जो था, हम कह सकते हैं कि फ्लक्स कट बाय द कंडक्टर was the maximum. If the flux cut by the conductor is maximum, in that case the EMF induced will also be the maximum. इस तरह से वर्क करेगा। तो मैं इसको यहाँ ब्रैकेट में कर देता हूँ। अगर इन बिटवीन कोई बात करते हैं, किसी एक कंडीशन को लेके चलते हैं, मैं थर्ड केस ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, एन पोल एस पोल, सेम यहाँ पे एन से एस की और फ्लक्स लाइंस जैसे पहले हमने बताई उस तरह से। अब की बार जो हमने यहाँ पे कंडक्टर ला के रखेंगे वो उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे ला के रखेंगे। मान लीजिए कि मैंने कंडक्टर को ऐसे रखा, ये रख दिया इस तरह से। अब इस वाली पोजीशन को अगर आप देखें तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये 0 डिग्री भी नहीं है। और अगर आप इसको यहाँ पे कहीं देखें, दिस इज द लाइन, और इसको हम इसको रेफरेंस एक्सेस के साथ अगर यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पर कोई एंगल ये बन रहा है, दिस एंगल मे बी द 45 डिग्री एंगल। If we consider that the angle is a 45 degree angle, then you can say that the flux अगर इस डायरेक्शन में है और एंगल जो क्रिएट हुआ इसके साथ 45 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ, तो यहाँ पर जो फ्लक्स कट तो होगा, लेकिन फ्लक्स कट जो होगा वो मैक्सिमम नहीं होगा, इट विल नॉट बी इक्वल टू मैक्सिमम। तो यहाँ पर ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, ये बात सही है, लेकिन मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पर अगर हम इस सारी प्रॉपर्टीज को, इस कंडक्टर को रोटेट करना स्टार्ट करें 0 डिग्री पर, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो 90 पे मैक्सिमम, और 90 के बाद जब हम फर्दर मूव करेंगे इस वाली पोजीशन पे, तो वापस से ये फ्लक्स कट धीरे 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 क्या होगा, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अगर मैं इसको एक ही डायग्राम में इन सारी पोजीशन को अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से होंगी। यहाँ पे देता हूँ ऑल कंडीशन ओवरऑल, ये फ्लक्स लाइंस हमने ड्रॉ करनी थी यहाँ पर कुछ इस तरह से, और एक कंडक्टर मटेरियल लिया था। अब मैं उसकी पोजीशन को इस तरह से ड्रॉ करूंगा। मान लीजिए कि फर्स्ट पोजीशन कहता हूँ कि मैं यहाँ रखा हुआ है, दिस इज द पोजीशन नंबर 1, दिस इज पोजीशन नंबर 1। उसके बाद आपने इसकी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज किया, आपने कहा कि उसकी पोजीशन को हमने यहाँ रख दिया, पोजीशन नंबर 2। अभी कुछ फ्लक्स लाइनें कट नहीं कर रहा है। नाउ पोजीशन नंबर 3 कहीं यहाँ पर हम लेकर के आ गए, दिस इज पोजीशन नंबर 3। इन द पोजीशन नंबर 3 इट इज फ्लक्स कट इज मैक्सिमम। इसको मैं कोई पोजीशन नंबर 4 बोलता हूँ। पोजीशन नंबर 4 पे फ्लक्स कट रिड्यूस करेगा। पोजीशन नंबर 5 फ्लक्स कट फिर रिड्यूस करेगा। पोजीशन नंबर 6 इसमें आने के बाद फिर से फ्लक्स कट किया हुआ 0। यहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट पर ये क्या था, 0 डिग्री था।
यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना हो गया था, 90 डिग्री हो गया था। और वापस जब हम इस वाली पोजीशन पे आ गए 6th नंबर पोजीशन पर, तो ये एंगल कितना हो गया है, 180 डिग्री हो गया है। इस वाले ओरिजिन पॉइंट अगर देखें, जीरो से पूरा मूव करते हुए यहाँ पर कितना आ गया, 180 डिग्री पर। तो जीरो पे आपके पास फ्लक्स क्या था, आपके पास ईएमएफ क्या था, ईएमएफ वाज जीरो, 0 डिग्री पर। 90 डिग्री पर आपने जब ईएमएफ देखा तो आपने कहा कि 90 डिग्री पर ईएमएफ कितना है, मैक्सिमम ईएमएफ है। फिर आपने 180 डिग्री पर देखा तो कहता है इस कंडीशन पे आपके पास जो ईएमएफ है वो फिर से क्या है, जीरो। कहता है साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है, फर्दर रोटेट करेंगे। अब कहता है इसको हमने यहाँ पर रोटेट किया, कहता है अब 180 के आगे जब बढ़ेंगे तो फिर ये फिर से फ्लक्स कट को स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू फिर प्रोड्यूस होगी। तो 180 के बाद हम एक एंगल पर आ गए 270 डिग्री, यहाँ इस वाली पोजीशन पर आ गए। 180 प्लस 90 270 डिग्री। जब हम 270 डिग्री पर आते हैं तो कहता है ईएमएफ फिर से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ईएमएफ हो जाएगा। और फर्दर इसको अगर रोटेट करते हुए हम यहाँ पर लेकर के आएंगे तो वापस ये जीरो पे जाकर के मीट करेगा। और एक कंप्लीट साइकिल के बाद हम कह सकते हैं इसका एंगल जो बन करके आए वो 360 डिग्री। 360 डिग्री मूव करने के बाद वापस ये उसी पोजीशन पे आ जाएगा जिस पोजीशन पर इसकी वैल्यू थी। तो यहाँ पर ईएमएफ जो होगा, दिस ईएमएफ इज ईएमएफ विल बी जीरो। अगर इन सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हम एक कर्व को प्लॉट करें तो उस कर्व का नेचर एक साइनोसॉइडल नेचर के साथ मैच करता हुआ था, जिसको आपने पहले मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। कहता है 0 डिग्री पे वैल्यू जीरो, फिर 90 डिग्री पे पहुंचे तो वैल्यू मैक्सिमम, 180 पे फिर से इसकी वैल्यू जीरो, उसके बाद इसकी वैल्यू 270 पे नेगेटिव मैक्सिमम, और वापस आकर के 360 पे वापस जीरो वैल्यू आ गई। कहता है इसको अगर आप यहाँ पर थीटा डिग्री या ओमेगा टी लेते हैं और अगर आप बोल रहे हैं कि ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो ये ईएमएफ के लिए कर्व जो है वो कुछ इस तरह से बन करके आएगा। यस सर, इसकी वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है? हाँ, ये मेरा अगला सवाल था आपके लिए कि इसकी वैल्यू, अब मैंने जो कर्व प्लॉट किया, एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे इस कर्व को देखूं तो मैंने 3 पार्ट में ड्रॉ किया। जीरो से स्टार्ट किया, 180 तक आए, जीरो से फिर जीरो हो गया, फिर हमने 180 से स्टार्ट किया तो फिर 270 होते हुए फिर से हम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो मैंने लिख दी वो वैल्यू मैंने निगेटिव साइकिल जो मैंने ड्रॉ करी वो निगेटिव साइकिल कैसे ड्रॉ करी, यहाँ पे मैं 180 डिग्री लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो इस वाले के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं, जीरो मैक्सिमम जीरो, जीरो मैक्सिमम जीरो, तो ये कर्व जो है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए था। हमारा कर्व जो है वो एक्चुअली कुछ इस तरह से होना चाहिए था कि जीरो से मैक्सिमम फिर जीरो और फिर जीरो से मैक्सिमम और फिर जीरो। तो कर्व कुछ इस तरह से होना चाहिए था हमारा ओमेगा टी। लेकिन जब भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, जितने भी कर्व आप देखते हैं उसमें इस कर्व को ठीक बताता है और ऐसा कभी भी कर्व ड्रॉ नहीं करता है। जो सेकंड वाला कर्व मैंने प्लॉट किया वो आप देखोगे कि वो कर्व आपको हमेशा मिलेगा जब आप रेक्टिफायर वेव फॉर्म वगैरह ड्रॉ करते हैं। मैं एंगल लिख देता हूँ जीरो, जिससे कंफ्यूजन ना हो, 90 डिग्री, 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। यस बेटा। सर 270 में तो नेगेटिव चला जाएगा ना वो? हाँ, 270 में नेगेटिव चला जाएगा, क्यों? इसीलिए मैंने 2 कर्व प्लॉट करे यहाँ पर। एक में मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है और एक में मैंने नेगेटिव लिया हुआ है। और जिसमें जो नेगेटिव है, जो आप बोल रहे हो नेगेटिव जाएगा, उसको मैंने टिक कर दिया कि ये कर्व सही है। और जो पॉजिटिव वाली वैल्यू उस कर्व को मैंने क्रॉस कर दिया कि ये गलत है। अब हमको वही डिस्कस करना है कि ये गलत क्यों है। तो क्या आप बता सकते हो कि ये वाला कर्व गलत क्यों है और ये वाला कर्व सही है? कर्व रहेगा ना, साइन थीटा रहता है ना। सर वो डायरेक्शन अपोजिट हो गया इसमें। यस सर, अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, बात वही है। देखिए, अब हमने इसको जो चेंज किया, जो हमने यहाँ पर निगेटिव जो बना, उसका कारण ये, अगर ये कंडक्टर था तो कंडक्टर की ये पोजीशन ए थी और ये जो पोजीशन थी यहाँ पर जो पोजीशन थी वो बी पोजीशन थी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आपके पास एक एन पोल है और यहाँ पर क्या है, एक एस पोल है। इस एन और एस के बीच में ही पूरा खेल चल रहा है। ये एस और ये एन से फ्लक्स लाइन प्रोड्यूस हुई, एस में जाकर के एंटर करी यहाँ पर। तो इस तरह से ये एन और एस यहाँ पहले पर एन और एस, ये एन और एस, उसी तरह से फ्लक्स लाइन बन रही है। तो जब आपने 0 डिग्री पे रखा तो एन इस वाली पोजीशन पे, अगर हम देखें इस वाले पे, जब 0 डिग्री की आप बात करते हो तो आपका जो ए साइड है, ए एन के अंडर में आ रहा है और बी वाला जो साइड है इसका, वो किसके अंडर में आ रहा है, एस के अंडर में आ रहा है। ठीक है, अब आपने पूरा मूव किया, उसके बाद जब इस वाली पोजीशन पे आए, 180 डिग्री की पोजीशन पर आए, तो बी, अभी बी तो वहीं पर है लेकिन ए मूव करके कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया।
तो 180 डिग्री वाली लोकेशन की अगर मैं बात करूं, इस वाली लोकेशन की अगर मैं बात करता हूं एट 180 डिग्री, देन व्हाट विल हैपन। अब अगर आप देखें तो B यहाँ पर आ गया है और A कहीं यहाँ पर है। अब A जो है वो S के अंडर में आ गया है और B जो है वो N के अंडर में है। ये बात समझ में आती है? क्या इस बात में किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। जिन्होंने पूछा था, मैं जिनका डाउट था कि निगेटिव क्यों, उनके लिए उनसे मेरा खास क्वेश्चन है, मैं इसको अलग से ही बनाया था। जब 180 डिग्री की, ये 0 डिग्री पोजीशन के लिए है यहाँ पर, जब 180 डिग्री की मैं बात करता हूँ कि 180 पे फिर से 0 हो गया है, लेकिन जब फिर से 0 हो गई पोजीशन, तो आप अगर देखें ये पूरा यहाँ से लेके मूव करके जब यहाँ पर पहुंच गया तो ये A वाला पार्ट में यहाँ पर आ गया, तो अभी A इधर पहुंच गया और B यहाँ पर आ गया। अब अगर हम पोजीशन को देखें तो A आ गया S के अंडर में और B आ गया N के अंडर में। तो यहाँ पर फ्लक्स कट तो यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है, लेकिन फ्लक्स कट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और इसी की वजह से जो यहाँ पर दूसरी साइकिल जो बन रही है, इस वाले 0 से लेकर के वापस 360 डिग्री के बाद जो 0 पे जाकर के मिलेगा, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, क्योंकि पोलैरिटी यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और 0 पे आने के बाद फिर ये अपनी साइकिल को फिर अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो अल्टीमेट जो कर्व बन करके आता है उसका नेचर कुछ इस तरह से होगा कि आपको पहले 0 से डिग्री से स्टार्ट करोगे, 0 से लेके 180 डिग्री तक आपको मिलेगी पॉजिटिव हाफ साइकिल, और उसके बाद 180 से लेके 360 डिग्री तक आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव हाफ साइकिल। 360 पे आने के बाद आपको साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए, फर्दर जब कंटिन्यू करेंगे तो फिर एक आपको फिर से मिलेगी पॉजिटिव साइकिल, फिर से मिलेगी ये नेगेटिव साइकिल, और इस तरह से कर्व भी आपका मूव करता रहेगा एंड सो ऑन। ओमेगा टी, यहाँ पर आप ईएमएफ को अगर ई लेना चाहते हैं तो वो ई आ जाएगा। क्या अभी भी किसी को इस बात में डाउट है? मैं ठीक से ड्रॉ कर लेता हूँ, पर ठीक नहीं लग रहा। जितना मैंने अभी तक बताया, इस बात में किसी को अगर डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क। यस सर, जो वो मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसको ही फ्लक्स लाइन बोला है क्या सर? हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बेसिकली, अगर जो कोई भी मैग्नेट जो आप बनाते हो, जैसे अगर मैं मैग्नेटिक सर्किट्स की बात करूँ, एक मैग्नेट की बात करूँ, तो फ्लक्स लाइन जो है वो मैग्नेट से ही बनती है। और बेसिकली फ्लक्स लाइन है क्या, मैंने स्टार्टिंग में ही जिसको डिफाइन किया था यहाँ पर, ये तो मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, उस रीजन को हमने डिफाइन किया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, उसी को हम फ्लक्स लाइन बोलते हैं। तो फ्लक्स के लिए हम बोलते हैं एन से आउटवर्ड जाएगा, एस में जाकर के इनवर्ट जाएगा, एन से आउटवर्ड जाएगा, एस में जाकर के वो इन्वर्ट होगा, इसको हम बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? एनीवन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स? पाई फील्ड पर यूनिट एरिया। वेबर सर, वेबर होती है, वेबर। बिल्कुल सही है, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। फ्लक्स की यूनिट की अगर बात करूं, यस प्लीज, पहले मैं फ्लक्स कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। फ्लक्स की यूनिट जो होती है वेबर, वेबर पता है क्या होता है? वेबर इज बेसिकली 10 raised to the power 8 फ्लक्स लाइंस, दिस इज कॉल्ड एज द फ्लक्स। जो फ्लक्स की यूनिट जो आप वेबर बोलते हो, आपने बोला कि 1 वेबर, फ्लक्स कितना है? 1 वेबर। 1 वेबर मींस कि अगर आप गिनने बैठो तो अगर 10 raised to the power 8 फ्लक्स लाइंस जो प्रोड्यूस होंगी, उनको हम क्या बोलते हैं? 1 वेबर में काउंट करते हैं। तो बेसिकली जो मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक रीजन है, दैट रीजन इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस, और उन्हीं फ्लक्स लाइंस के बिहेवियर को हमने यूज किया। हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या किया? चीजों को सिर्फ अरेंज किया। नेचर में मैग्नेट भी अवेलेबल था, नेचर में कंडक्टर भी अरेंजमेंट था। हमने दो चीजों को पास मिला करके उनकी प्रॉपर्टीज को यूज किया और देखा कि वो ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं। उसको हम धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइज करते गए और तो हमें करंट मिला, फिर वो कन्वर्जन पॉसिबल हुआ। ये कन्वर्जन बेसिकली क्या हो रहा है? मैग्नेटिक एनर्जी जो है उसको हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, और उसको रोटेट भी कर रहे हैं तो मैकेनिकल है। तो हम बोलते हैं दिस मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन, क्योंकि हम जब उसको रोटेट कर रहे हैं, इट मींस देयर इज अ मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशन इज देयर। With the help of the magnetic energy, the mechanical energy is being converted into the electrical energy. And what the engineers have done nothing. They just मतलब उन्होंने उसको अरेंज कर दिया चीजों को, सब कुछ नेचर में अवेलेबल था। इन्वेंशन क्या है? चीजों को प्रॉपरली अरेंज करना, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे लाना उसको और यूज करना। तो आई थिंक कि जिनका फ्लक्स वाला क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा, फ्लक्स लाइन जो थी मैग्नेट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। Yes, next question. Sir,
ईएमएफ मिनिमम Yes. सर ईएमएफ मिनिमम कब होगा? ईएमएफ मिनिमम कब होगा, आप बताइए मिनिमम कब होगा? अगर इस फ्लक्स नहीं वेवफॉर्म आएगा जब फ्लक्स 0 होगा। जब 0 डिग्री पे अब जीरो बात कर रहे हैं फील्ड लाइन के हाँ, पैरेलल हो जाएगा। 0 डिग्री तो वो जब क्या फील्ड होगा लाइन के अगर आप उसके पैरेलल हो जाएगा। हाँ, तो जब पैरेलल हो जाएगा तो फ्लक्स कट 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 होगी। लेकिन जैसे इन्होंने मिनिमम जो टर्म यूज किया, तो अगर ये क्योंकि ये निगेटिव से निगेटिव में भी जाता है, हाँ निगेटिव में भी जाता है, तो 270 डिग्री पर पहुंचने के बाद ये निगेटिव वैल्यू लेगा, तो उस वैल्यू को भी मिनिमम यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं इसकी वेवफॉर्म को ड्रॉ करूं, तो जब हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट की वेवफॉर्म जो बन करके आई कुछ इस तरह से आई, तो हमने उस वेवफॉर्म को यहाँ पे प्लॉट किया कि ये वेवफॉर्म बन करके आती है। हम उसको रोटेट करते जा रहे थे कंडक्टर को, और उस वेवफॉर्म उसकी वैल्यू को पुट करते करते ये वेवफॉर्म बन करके यहाँ पे आती जा रही थी। हम इसकी अगर यहाँ पे एंगल लिखूं तो मैं वैसे 0 π/2 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, इस तरह से चलता है 0 पाई 2 पाई 3 पाई। यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू को मैं नाम दे दिया, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, और जो वैल्यू यहाँ पर मिल रही थी उसको मैं नेगेटिव मैक्सिमम का नाम दे दिया, दिस विल बी माइनस EM। अब ये जब वेवफॉर्म बन करके आई, इसके बाद हम मैथमेटिक्स के इंजीनियर के जो मैथमेटिशियन थे, मतलब जो साइंटिस्ट थे मैथमेटिक्स के, उनके पास हम गए और हमने कहा कि हमने ये कुछ इन्वेंशन किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम पर, और उसकी हमने वेवफॉर्म जब मेजर करी तो हमें ये वैल्यू आ रही थी। हमने उसका कर्व भी प्लॉट कर दिया, कर्व फिटिंग करके लोकस उसका देख करके, तो वो कुछ इस तरह से कर्व बन करके आ रहा है। अब आप बताइए कि इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो गणितज्ञ के लोगों ने कहा कि ये इक्वेशन हम पहले ही डिजाइन कर चुके हैं, इस तरह की इक्वेशन को हम नाम देते हैं साइनसॉइडल इक्वेशन। These equations are known as a sinusoidal equation। इन्होंने कहा कि इसको हम साइन से डिनोट करते हैं, और सारे बच्चे पढ़ करके आ रहे हैं पहले 12th में। तो अब इस इक्वेशन के की हेल्प से, तो उन्होंने कहा कि साइन है, इसको आप साइन ओमेगा टी, साइन थीटा, जो भी लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं। तो अभी इस इक्वेशन का नाम क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि जब हमने साइन को डिफाइन किया है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू को +1 और इसकी नेगेटिव वैल्यू को -1 हमने डिफाइन किया हुआ है। ये एक स्टैंडर्ड है। अब आपको जितना भी मैग्नीट्यूड चेंज करना है, आप इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर डाल करके इसको चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि द इक्वेशन इज साइन ऑफ ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी इज हैविंग द पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू +1, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू -1। तो उन्होंने कहा कि इसमें आप कुछ मत करिए, ई आपके पास अगर मैक्सिमम वैल्यू EM और -EM आ रहा है, आप इसमें EM से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप वैल्यू को पुट करिए। अगर आप साइन ओमेगा टी की वैल्यू +1 लिखेंगे तो ये शो करेगा पॉजिटिव EM वैल्यू यहाँ पर। आप इसकी वैल्यू -1 लिखेंगे तो यहाँ पर -EM वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। आप इसकी वैल्यू जब 0 डिग्री लेंगे तो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, और ये 0 को यहाँ पर शो करेगा। इस इक्वेशन को आप नाम दे सकते हैं, दिस विल बी द EMF इक्वेशन E। तो EMF की इक्वेशन बन करके आ गई, E = EM साइन ऑफ ओमेगा टी, जिसको आप लोगों ने पहले भी जरूर पढ़ा होगा 12th में। यहाँ तक किसी को अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इफ एनी डाउट। समझ में आ गया? हाँ, यस प्लीज। सर EMF जो इंड्यूस होगा वो तो चेंज इन फ्लक्स होता है ना? हाँ बिल्कुल बेटा, चेंज इन, हाँ वो फ्लक्स कट की वजह से होता है। उसमें आप उसको कैसे भी ले सकते हैं, मतलब उसमें जरूरी नहीं है कि अगर आप यहाँ पर जो कंडक्टर रखा हुआ है A और B उसको फिक्स कर दें और उसके बाद इस मैग्नेटिक अरेंजमेंट को आप रोटेट करना स्टार्ट कर दें, तो भी यहाँ पर फ्लक्स इंड्यूस होगा। अगर आप कंडक्टर को भी रोटेट कर रहे हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड को भी रोटेट कर रहे हैं, मान लीजिए आप दोनों को रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो भी फ्लक्स इंड्यूस होगा। लेकिन दोनों को सेम स्पीड से रोटेट नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर दोनों आपका ये जो कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड जो आउटर में जो N और S बना हुआ है, इसको भी आप सेम स्पीड से अगर रोटेट करोगे तो क्या होगा, फ्लक्स कट हमेशा 0 ही बना रहेगा, तो कभी भी EMF इंड्यूस नहीं होगा। तो रिलेटिव मोशन से बेसिकली फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। अब आपका जो क्वेश्चन था कि वो क्या क्वेश्चन था आपका, फिर से पूछेंगे? सर EMF जो इंड्यूस होता है वो चेंज इन फ्लक्स होता है, लेकिन हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो तो सिर्फ सर फ्लक्स की ले रहे हैं, चेंज इन फ्लक्स नहीं ले रहे। नहीं, चेंज इन फ्लक्स से आप क्या समझते हो? जो आप बात कर रहे हो चेंज इन फ्लक्स से होता है सर जो स्पीड से वो रोटेट होगा। हाँ, तो वही चेंज इन फ्लक्स का मतलब ये है कि आपको जो चेंज प्रोड्यूस करना है वो आप यहाँ पर रिलेटिव मोशन की हम बात कर रहे हैं। रिलेटिव मोशन में अगर आप देखें
तो आप यहाँ पे क्या चाहते हो, आप जैसे इनका क्वेश्चन आया कि हमें चेंज इन फ्लक्स करना है, तो इन्होंने चेंज इन फ्लक्स करने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा कि हम इस कंडक्टर को फिक्स रखेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम रोटेट करेंगे। तो आप इस मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करो, आप इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दो, कंडक्टर को फिक्स कर दो और मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करना स्टार्ट कर दो, आपका फ्लक्स फिर से इंड्यूस हो जाएगा। बेसिकली फ्लक्स जब कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। आप E = d∅/dt की बात कर रहे हैं, उससे से बात कर रहे हैं, तो डेल्टा फाई की बात जो आप कर रहे हैं ना, तो डेल्टा फाई यहाँ पर होगा। यस सर, यस। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन करके आई E = EM sin of ओमेगा t। ठीक है, अब इस इक्वेशन में के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। यस सर एंगल कैसे लेंगे तो समझा दिए सर। सर क्या? फील्ड लाइन और कंडक्टर के बीच में एंगल कैसे लेंगे सर? सर ऊपर डायग्राम में पूरा तो अभी इतनी देर यही बताया बेटा। हाँ ये अभी यही तो बताया इतनी देर से, आधे घंटे हो गए बताते हुए। नहीं सर, थीटा की बात कर रहा हूँ सर मैं। हाँ थीटा ही तो मतलब बताया, एंगल ये तो सर, थीटा लेफ्ट साइड थीटा से- थीटा सब थीटा ही तो है ये। हाँ तो सर थोड़ा ऊपर करिए सर। हाँ बोलिए। सर थर्ड वाले डायग्राम में सर, तो सर हाँ। एंगल सर फील्ड लाइन इधर राइट साइड में जा रही है, लेफ्ट से राइट, तो एंगल सर हम कहाँ से उठाएंगे? ये सर लेफ्ट से लेंगे सर एंगल को सर, जैसे कि इसकी एक्सिस ये है और क्या ए बी की एक्सिस तिरछी है। हाँ ये सर, ये थीटा कहाँ है? ये है ना थीटा एंगल। तो अच्छा ये थीटा बनेगा सर। वो देखिए हर चीज चलती है रेफरेंस में, हर एक चीज चलती है रेफरेंस में। आप रेफरेंस लाइन क्या ले रहे हो? अगर आप रेफरेंस लाइन को यहाँ से अज्यूम कर लिए, मान लिया आप रेफरेंस लाइन को यहाँ से अज्यूम कर रहे हो इस वाले को, और फिर आप इस एंगल को मेजर कर रहे हो, तो फिर आपका जीरो उस तरह से, तो आप उस एंगल को मेजर करते हो, आपको एंगल रिड्यूसिंग दिखाई देगा। हमने रेफरेंस लाइन को हमने यहाँ से लिया हुआ है, सिंपल। तो रेफरेंस लाइन जब हमने यहाँ पर लिया तो एक आपके पास ये बन रहा था और दूसरा कंडक्टर है, तो पहले कंडक्टर इसके साथ सेम ओवरलैप कर रहा था, फिर कंडक्टर यहाँ पर आया, फिर कंडक्टर यहाँ पर आया, फिर इस तरह आया, फिर इस तरफ आया, फिर इस तरफ आया, फिर मैग्नेटिक बन गया। ठीक है, तो सर वैल्यू डिफर नहीं करेगी क्या सर? वैल्यू डिफर नहीं करेगी सर। मैं मान लीजिए इसको आगे वाले को बेटा, ये जो वेवफॉर्म है ना, अभी आप मेरे ख्याल से कंसेप्ट को नहीं समझे। ये जो वेवफॉर्म है ना, ये वेवफॉर्म है कंटिन्यू वेवफॉर्म। मैं वेवफॉर्म को ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, मान लीजिए कि मैं वेवफॉर्म को ऐसे ड्रॉ करता हूँ। मैंने वेवफॉर्म को इस तरह से ड्रॉ किया और इस तरह से ड्रॉ कर दिया। मैं वेवफॉर्म को यहाँ से ड्रॉ किया, तो क्या ये वेवफॉर्म साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है या नहीं है? कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? कॉस का है सर, मैक्सिमम 1 पे स्टार्ट हो, मैक्सिमम 1 से स्टार्ट हो, इसलिए कॉस का है। कॉस और साइन में डिफरेंस क्या है? +90 का। +90 का। तो कॉस इज नथिंग बट द शिफ्टेड साइन वेव। कॉस कुछ है ही नहीं। जब आपने इसको 90 डिग्री पे शिफ्ट कर दिया, उसके आप वेवफॉर्म ड्रॉ कर दिया, तो वो भी साइनसॉइडल वेवफॉर्म है, वो भी एक साइन वेवफॉर्म है। तो अगर आप यहाँ पे इस वेवफॉर्म को ड्रॉ करोगे तो इसकी इक्वेशन भी आप लिख सकते हो, E = EM sin of ओमेगा t। बिल्कुल सही है, बस आपको इसकी शिफ्टिंग के +-φ एंगल को डिफाइन करना पड़ेगा। कॉस में क्या है, जब आपने एंगल फाई को आप 90 रख देते हो तो कॉस बन जाता है। तो अल्टीमेटली थिंग इज दैट कि अब हम जब बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन की, तो हम जीरो से, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया यहाँ पर, लेकिन प्रैक्टिकली जीरो से थोड़ी स्टार्ट होगा। हो सकता है किसी 10 डिग्री पे रखा हो करंट। जब आपका कंप्लीट अरेंजमेंट होगा, जब आपका अल्टरनेटर बनेगा, जब पावर प्लांट में आप पहुंचोगे या कहीं पे आपने जनरेटर डिजाइन किया हुआ है, तो वहां पर ऐसा तो नहीं कि हम कंडक्टर को 0 डिग्री पे ला करके रोक रहे हैं, जब बटन को पुश कर रहे हैं तो 0 से स्टार्ट होगा। वो किसी भी वो रोटेट कर रहा है 1500 आरपीएम की स्पीड पर, और जब वो रुकेगा तो अपनी इच्छा से कहीं भी रुकेगा। वो 0 पे रुक सकता है, वो 10 पे, 20 पे, 20.5 पे, जहां उसकी इच्छा होगी वहीं से स्टार्ट करेगा, और उसी पॉइंट से वो स्टार्ट करेगा। तो जिस भी पॉइंट से वो स्टार्ट करेगा, वेवफॉर्म वहीं से बनेगी। जैसे ही आपने इसको स्टार्ट किया, कंडक्टर की जो भी पोजीशन थी, मान लीजिए वेवफॉर्म यहाँ से स्टार्ट होगी, लेकिन आगे वो कंटिन्यू रहेगा। पहली वेवफॉर्म की ही तो दिक्कत है। इसके बाद ये वेवफॉर्म जब आप यहाँ पहुंचोगे तो वो साइनोसॉइडल कर्व ही फॉलो करेगा। अल्टीमेटली ये वेवफॉर्म चलती है, फाइनाइट तक लेके जा सकते हैं। कंडक्टर कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है, आपको बराबर सप्लाई मिल रही है। तो स्टार्टिंग की 1 या 2 जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसको छोड़ दीजिए, उसके आगे से आप रेफरेंस पॉइंट लीजिए। वो 0 से स्टार्ट होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेचर को फॉलो कर रहा है, उसका नेचर वही है। तो ये सारी की सारी वेवफॉर्म साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है। कॉस भी शिफ्टेड साइन वेवफॉर्म है, और इन सब की इक्वेशन को आप E = EM sin ओमेगा t
±5 वैल्यू लिखते हो स्टैंडर्ड में, और जिसको हम 0 डिग्री जब लेते हैं तो सिंपलेस्ट वे में हम उसको 5 को 0 लेकर के E = EM sin ओमेगा t कंसिडर करते हैं। नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने 30 डिग्री ले लिया तो मैंने अगर 150 ले लिया तो, लेकिन आप समझ में आएगा कि वो साइन है तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। ये हाँ, जो आपने रेफरेंस पॉइंट जो आपने यहाँ पे चेंज करने के लिए बोला था ना, यहाँ पे जो मैंने चेंज किया था, आप इस वाले रेफरेंस पॉइंट को लेकर के भी इक्वेशन लिखो। तो हार्डली पहली साइकिल में उसको जो वेवफॉर्म जो बन करके आएगी वो वेवफॉर्म मेरी वेवफॉर्म से कुछ अलग होगी, मैक्सिमम वो 360 डिग्री मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है इतना। उसके बाद एक बार जब आप वहां पहुंच गए, उसके बाद से जो वेवफॉर्म बन के आएगी वो वही पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल ही बन करके आएगी। तो रेफरेंस लेने का तरीका है, अल्टीमेटली वो है साइनसॉइडल वेवफॉर्म। ठीक समझ में आ गई ये चीज? यस सर। ओके, इसके अलावा किसी का कोई और डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली चीज हमें समझ में ये आया कि यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, वो साइनसॉइडल का नेचर का था। अब उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ डेफिनेशंस बना दी गई हैं, मैं उन डेफिनेशंस में यहाँ पढ़ देता हूँ। सबसे पहले कहता है वेवफॉर्म क्या होता है। ए ग्राफ इन विच द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम इज नोन एज द ग्राफ। मतलब कोई भी कर्व प्लॉट करें टाइम के साथ या ओमेगा टी एंगल के साथ तो उसको हम ग्राफ का नाम देते हैं। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमने क्या बोली, जब 0 डिग्री पे लिया दिस इज ए इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इट इज अ वैल्यू एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। फिर हमने 10, 20, 30 डिग्री पे लिया तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज बनती गई, उन सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो एक वेवफॉर्म बना। तो ये वेवफॉर्म है, ग्राफ इज graph in which the instantaneous value of any quantity, why it is right they are writing the any quantity because we have drawn the waveform for the voltage EMF, but it may be changed। हम करंट के लिए भी प्लॉट कर सकते हैं, पावर के लिए भी प्लॉट कर सकते हैं, किसी दूसरी क्वांटिटी के लिए भी प्लॉट कर सकते हैं, तो वो सब वेवफॉर्म के नेचर में आएंगे। और उन सारी अवेलेबल वेवफॉर्म में से एक पर्टिकुलर वेवफॉर्म जो है वो हमारी EMF की वेवफॉर्म है। देन कहता है साइकिल, व्हाट इज द साइकिल? One complete set of positive and negative values of the alternating quantity is known as the cycle। पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कंप्लीट सेट होगा उसको हम साइकिल बोलेंगे। मतलब 0 से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं और आकर के 2 पाई पे एंड कर रहे हैं तो एक साइकिल है। अगर 2 पाई से स्टार्ट कर रहे हैं 4 पाई पे एंड कर रहे हैं तो एक साइकिल है। साइकिल को आप ऐसे भी ले सकते हैं, मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं आपने साइकिल कुछ ऐसे लिया, मैंने वेवफॉर्म को मान लीजिए इस वाले पॉइंट से स्टार्ट किया, तो यहाँ पर अभी ये साइकिल जो है अभी इसमें पॉजिटिव वैल्यू है, फिर नेगेटिव वैल्यू है और फिर पॉजिटिव वैल्यू आ गई यहाँ तक, तो ये कंप्लीट एक साइकिल काउंट हो जाएगी। मतलब जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पे आपको आके ऐड करना है, तो सम कंप्लीट साइकिल। यहाँ मैंने 0 से स्टार्ट किया था, 0 से पॉजिटिव गए, नेगेटिव गए, 2 पाई पे आने के बाद हमने कहा कि अब वेवफॉर्म जो है वो रिपीट हो रही है, अब फिर से हमको पॉजिटिव मिलता है, तो साइकिल 2 पाई पे कंप्लीट हो गई। अगर मैं बोलता हूँ कि जी मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ से वेवफॉर्म को स्टार्ट करूंगा, कहता है पहले आप पॉजिटिव पीक पर हैं, आप 0 पे आए, फिर नेगेटिव पीक पे गए, फिर आप 0 पर आए, फिर आप यहाँ पे आए, अब आप पॉजिटिव पीक पे आ गए। आपने पॉजिटिव पीक से स्टार्ट किया था, फिर से आप पॉजिटिव पीक पर आ गए, मतलब साइकिल कंप्लीट हो गई। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इस वाले पॉइंट से वेवफॉर्म को स्टार्ट करूंगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करोगे तो कहता है कि अभी आप बीच में किसी वैल्यू को ले रहे हैं, आप पॉजिटिव पीक पे पहुंचोगे, फिर 0 पे आओगे, फिर नेगेटिव पीक पे, फिर 0 पे, और जब आप इस वाले वेवफॉर्म पे इस वाले पॉइंट पे पहुंचोगे तब हम कह सकते हैं कि अब आपकी साइकिल कंप्लीट हो गई है, क्योंकि अब यहाँ इस वाले पॉइंट के आगे वही वैल्यूज आपको दिखाई देंगी जो जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो साइकिल मींस कि आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जहां से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए उसको हम साइकिल का नाम देते हैं। तो सिंपल टर्म में अगर बोलें तो कहता है वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल इज अल्टरनेटिंग ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज द साइकिल। तो कहता है फ्रीक्वेंसी को हमने पहले भी डिस्कस किया था, किसी ने कुछ लिखा है शायद, I shared the gem file with the meeting. What is this? Sachin Rawat. Sachin? अच्छा सॉरी सर, मैं एक्चुअली वो चेक कर रहा था। किससे चैट कर रहे थे? से बोर्ड, आई मीन नोटपैड टाइपिंग। सॉरी सर। क्लास नहीं कर रहे हो तो फिर क्लास में आते क्यों? मत आओ क्लास में, फिर क्लास करने की जरूरत क्या है? मैं चेक कर सकता हूँ उसको क्या है, मतलब ठीक है ये। आई मीन नोट्स के लिए मैं ढूंढ रहा था। नोट्स ढूंढने का समय बहुत मिलेगा, क्लास करने का अपना समय है, नोट्स का अपना समय है।
सॉरी सर। जस्ट किसी ने हैंड रेज किया है, कौन है? Someone has raised the hand. Any doubt? तो साइकिल की बात कर रहे थे। वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज द साइकिल। तो हम अगर सिंपल अपनी वेवफॉर्म की बात करें तो जीरो से अगर स्टार्ट हो रहा है तो वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव मिलकर के एक साइकिल बनाएगा। फ्रीक्वेंसी के बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। इसको हमने पहले डिस्कस किया था। इन केस ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। इन केस ऑफ द डीसी quantities the frequency will be 0. What is the time period? Time taken by the alternating quantity to complete the one cycle. ये टाइम पीरियड और साइकिल का आपस में रिलेशन है, इससे डिपेंड करता है। तो एक कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम पीरियड लगता है उसको अगर मेजर करें तो वो एक साइकिल वो उसका टाइम पीरियड की तरह वो कंप्लीट होगा, काउंट होगा। और एम्पलीट्यूड सभी को पता है, मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू of an alternating quantity is known as the amplitude. तो alternating quantity की जब हम बात करते हैं, other types of alternating, अगर किसी का माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। other types of alternating quantity, alternating waveform। तो हमने एक तो ड्रॉ किया था, साइनसॉइडल कर्व ड्रॉ किया था। इसके अलावा अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ कि ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, लेकिन ये भी अल्टरनेटिंग के टर्म में ही आता है। इट विल आल्सो हैव द सिमिलर नेचर। अगर मैं कोई दूसरी वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से, इसमें इस तरह से रिजल्ट आता है, ये इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म। इसमें पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल है, लेकिन इसका नेचर थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब ये साइनसॉइडल कर्व नहीं है, लेकिन अल्टरनेटिंग पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल को कंसीडर करते हैं। आल्सो पॉजिटिव नेगेटिव देन नेगेटिव एंड सो ऑन, आगे मूव करेगा। यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। So these waveforms are also comes under the category of alternating cycle because they are having alternating positive negative cycle, but they are not having the nature of the sinusoidal curve. साइनसॉइडल में हर इंस्टेंट वैल्यू चेंज होती है, एक अपने पैटर्न को फॉलो करती है। यस। तो ये बनती कैसे है सर? जैसे कि अपन ने वो देखा है कि वो सर उसके मैग्नेट्स की वजह से बनती है, तो सर ये अल्टरनेटिंग वेव कैसे बनती है? ये अल्टरनेटिंग वेव जो है वो आपको हमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑसिलेटर सर्किट्स होते हैं हम उससे इसको डिजाइन करते हैं। तो ऑसिलेटर सर्किट्स में हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स यूज करते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लाइक सबसे सिंपल की बात करें तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, डायोड्स। एडवांस लेवल पे जाएं तो मॉसफेट और ये सब चीजें। तो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए स्विच को ऑन करेंगी। मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि आपके पास एक साइकिल है, आप क्वेश्चन को मैं कंसीडर करता हूं, कंसीडरिंग योर क्वेश्चन, जबकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपने कहा कि आपके पास एक डीसी वेवफॉर्म है जो कांस्टेंट वेवफॉर्म है, ठीक है, डीसी इस तरह से, या वोल्टेज और टाइम के साथ। तो हमने इसकी डीसी को हमने एक डिवाइस में इनपुट किया, इनपुट सिग्नल दिया ऑसिलेटर वगैरह में। अब इस डिवाइस की जो प्रॉपर्टी है वो क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इसको ऑन कर देगा, उतनी देर के लिए आपको ये वेवफॉर्म मिलेगी। उसके बाद ये इसको ऑफ कर देगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर से इसको थोड़ी देर के लिए ऑन कर देगा तो वेवफॉर्म कुछ इस तरह से मिलेगी। यदि आपको वेवफॉर्म कोई दूसरी चाहिए तो क्या करेगा, इसकी प्रॉपर्टी हमने सेट करी कि पहले वेवफॉर्म को कट कर, मतलब थोड़ी देर के लिए इसके डिवाइसेस ऑन है, इसने इतनी वैल्यू को दिया, एक पर्टिकुलर टाइम जो हमने सेट किया उसके बाद इसकी वैल्यू को इन्वर्ट कर दिया, मतलब वोल्टेज को इन्वर्टेड वोल्टेज में शो करेगा, तो आउटपुट में वेवफॉर्म की ऐसे मिलेगी। तो इस तरह से हमारे पास डिवाइसेस हैं जो स्विचेस की तरह वर्क करती हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए और वो कमांड देते हुए कि टाइमिंग सेट करते हुए, जो भी हमें सेट करना है, जितने टाइम पे ये इन्वर्ट हो जाए, जितने टाइम पे ये स्विच ऑफ हो जाए, वो अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और ये आगे वेवफॉर्म को मिलती जाती है। इज इज ओके? समझ में आया ये? यस सर। हाँ, पूछे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये आ गया अपना, एक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
ये पार्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट कि हमने फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर लिया। एक मैं चार्ट बनाना चाहूंगा कि फ्रीक्वेंसी के साथ हमारा क्या क्या नेचर होता है हमारे पास लोड का। लोड मीन्स हमारे पास 3 एलिमेंट है, एक है रेजिस्टेंस एलिमेंट, एक हमारे पास इंडक्टर एलिमेंट है और एक हमारे पास कैपेसिटर एलिमेंट। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो रेजिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं फॉर द रेजिस्टेंस वी आर, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है। इंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसकी यूनिट होती है हेनरी। कैपेसिटर की बात करूं तो इसकी यूनिट होती है फैराड। मैं इस तरह लिख रहा हूं जिससे कभी भी आप पढ़ोगे तो आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाई एरिया। बताइए क्या क्या टर्म होते हैं, रो क्या होता है, एल क्या होता है, ए क्या होता है? यस सर। यस सर। यस सर प्लीज। हाँ बताइए क्या होते हैं? लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ L is the length of wire, A is the cross sectional area of the wire and rho is the रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल जो है वो कांस्टेंट है। अगर आप कोई वायर खरीदते हो मार्केट में, किसी ने बोला कि मुझे 1 मीटर का वायर दीजिए और किसी ने बोला कि मुझे 2 मीटर का वायर, दो लोग गए सेम वायर अलग अलग लेंथ के लेकर के आए। तो अगर वायर को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, मान लीजिए किसी का 1 मीटर है और किसी का ये 2 मीटर है, तो अगर आप इसकी रेजिस्टिविटी चेक करोगे तो जो रो वैल्यू इसकी होगी वही सेम रो वैल्यू इसकी होगी, अगर मटेरियल सेम है, कॉपर के बने हुए आपने मान लिया ले लिए। लेकिन अब इसमें इन दोनों के लिए रो तो सेम हो गया लेकिन रेजिस्टेंस दोनों के लिए अलग होगा। कैसे? बोलता है रो इंटू एल अपॉन ए, जिसके लिए जिस रेजिस्टेंस की लेंथ ज्यादा है उसके लिए उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि आर जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि लेंथ क्या है, ज्यादा। अगर किसी ने वायर लिया और कहा कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इंक्रीज कर दिया, थोड़ा थिक वायर लिया, अगर इन्होंने सेम लेंथ का वायर लिया लेकिन थिक वायर लिया, तो अभी आप थिक लेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने इंक्रीज कर दिया। जैसे आप क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करोगे तो उसकी वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज फिजिकल डायमेंशंस पे भी रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। जब इंडक्टेंस की हम बात करते हैं तो इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है, जब इसको हम ओम में कन्वर्ट करते हैं, इसकी यूनिट फिर से यहाँ पर क्या होगी, ओम होगी। एक्सएल होता है, एक्सएल मींस द इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस इज द इंपॉर्टेंट टर्म, एल इज द इंडक्टेंस और एक्सएल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इनटू एल। अब इसकी यूनिट जो है वो ओम्स हो जाएगी। और कैपेसिटेंस के को लेकर के टर्म आता है एक्ससी and it is having the formula 1/2 pi f into c और इसकी यूनिट भी क्या होगी यहाँ पर, ओम्स होगी। सेकंड वाला जो कॉलम मैं ड्रॉ किया यहाँ पर, अब ये सारी की सारी वैल्यू कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ गई। इन सबकी यूनिट्स जो है वो ओम्स हो गई। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, इंडक्टेंस की यूनिट ओम, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट ओम और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इन यूनिट यहाँ पर क्या होगी, ओम्स। ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। अब कहता है कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर सप्लाई डीसी प्रोवाइड करी इन एलिमेंट्स को। सप्लाई डीसी की फ्रीक्वेंसी को हमने डिस्कस किया हुआ है, क्या होती है, 0, याद है ना? सप्लाई डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 सबको याद है। तो कहता है रेजिस्टेंस की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? कहता है रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी भी रो इंटू एल अपॉन ए है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड करता है, अपनी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। सप्लाई डीसी पे रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन एक्सएल की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इज 0 and the capacitance have the value of infinite. 0 means it will behave as a short circuit and it will behave as open circuit. इसीलिए हमने यूनिट 1 में रेजिस्टेंसेस को ड्रॉ किया था, इंडक्टर और कैपेसिटर्स को ड्रॉ नहीं किया था डीसी। इस चार्ट को मैं और आगे कंप्लीट करता हूं। अगर मैं एसी की बात करता हूं, इन केस ऑफ द इंडिया द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, इट इज हैविंग अ वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज 50 हर्ट्ज। अब अगर मैं रो आर के लिए फॉर्म लिखता हूं तो रो इंटू एल अपॉन है, कहता है फिर से ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा, इसकी अपनी जो वैल्यू है ओम्स में वही मेंटेन रहेगी हमेशा। इसको मैं लिख दिया। अब एक्सएल की वैल्यू यहाँ पे 2 पाई एफ एल हो जाएगी, तो 2 पाई इंटू एफ, इसको सॉल्व कर लेंगे, इट विल बिकम 2 इंटू एफ विल बिकम 100 पाई इंटू एल, ये इसकी यूनिट ये बन करके आ जाएगा। और अगर मैं एक्ससी के लिए बात करता हूँ, देन एक्ससी विल बी 1/100 पाई इंटू सी, दिस विल बी द वैल्यू हियर। कुछ इस तरह से वैल्यू यहाँ पर करके आएगी। तो ये कंप्लीट चार्ट हो गया आरएलसी के बिहेवियर को देखते हुए। इसका मतलब जब हम एसी सप्लाई की को डिस्कस करेंगे तो हमारे पास सर्किट में तीनों लोड होंगे, आर एल और सी होंगे, इनके कॉम्बिनेशंस होंगे और उन कॉम्बिनेशंस को हमें
आगे समझना होगा और उस पर काम करना होगा। यहाँ तक जितना मैंने बताया उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। इफ एनी डाउट टिल नाउ यू मे आस्क प्लीज, एनीवन। समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ एवरेज वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ। अब एक टर्म निकल करके आया इसके बाद, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या कोई बता सकता है एवरेज वैल्यू क्या होती है? एनीवन, एनी आइडिया अबाउट द एवरेज वैल्यू? सर एवरेज ऑफ द वैल्यूज ऑफ एसी करंट। एवरेज ऑफ द वैल्यूज ऑफ द एसी करंट, ठीक है। थोड़ा सा आपकी आवाज कट रही है, शायद इंटरनेट की इशू होगा। एवरेज वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो एवरेज वैल्यू होता है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ टू नंबर्स 1 एंड 2। 1 और 2 की आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो इसकी एवरेज वैल्यू आप क्या बताओगे? 1.5। 1 + 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना? अगर मैं बोलता हूँ कि आपके पास 3 अलग अलग हाइट के लोग हैं, चलिए हाइट छोड़ते, 3 अलग अलग एज के लोग हैं, 15 ईयर, 16 ईयर, 17 ईयर्स। आपको इनकी एवरेज वैल्यू निकालनी है कि व्हाट विल बी द एवरेज एज। तो आप लिखोगे 15 + 16 + 17 डिवाइड बाई 3। यहाँ तक तो किसी को डाउट मेरे ख्याल से होना ही नहीं चाहिए, एकदम बेसिक कहते हैं ना, एकदम बेसिक गणित है ये। अब इसको बात करते हैं थोड़ा एडवांस लेवल पे जाकर के। अभी तक हम आपको 2 नंबर दे रहे थे, 1 और 2 दे दिया, 15, 16, 17 दे दिया, आपने तीनों को ऐड कर दिया और उसके बाद कर दिया। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं आपको वेवफॉर्म दे दी, अल्टरनेटिंग करंट की वेवफॉर्म दे दी, मैंने मान ली ये वाली वेवफॉर्म दे दी, या ये वाली वेवफॉर्म दे दी, ये वेवफॉर्म दे दी। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो आप बोलोगे सर इस वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? मान लीजिए मैं आपको ये वेवफॉर्म दी, मैंने साइन वेवफॉर्म दे दी। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर वेवफॉर्म। 0 से स्टार्ट हुआ, पाइप पे एंड हो गया, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू को मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 100 वोल्ट, और ये वोल्ट है टाइम में कह रहा हूँ, उसकी एवरेज वैल्यू निकालिए। अब आप क्या करोगे? आप लिखोगे 0 पे सर इसकी वैल्यू 0 थी, 0 के बाद 10 डिग्री आया तो कुछ वैल्यू बनी, फिर 20 डिग्री आया तो कुछ वैल्यू बनी। तो मैं आपको थोड़ा परेशान करूंगा, बोलो 0 से 10 के बीच में 5 भी तो आता है, उसकी वैल्यू कौन लिखेगा? 0 से 5 के बीच में 1 भी तो आता है, उसकी वैल्यू कौन लिखेगा? तो आपने वैल्यू को लिखना शुरू किया, उसको ऐड करना शुरू किया, उसके बाद उसका रिजल्ट निकाला। तो लेकिन इंटीग्रेशन जो टर्म आता है वो बेसिकली क्या है? वो यही है, जब हमारे पास इक्वेशंस आ गई या हमारे पास वेवफॉर्म्स आ गई, वहां पर जब हमें चीजों को ऐड करना होता है और हमें इस तरह से उंगलियों पे ऐड करना पॉसिबल नहीं है, देन व्हाट वी यूज द इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन नाम से ही क्लियर है कि इंटीग्रेशन क्यों किया जाता है। तो जब हमारे पास एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या होगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब आप कहां से कहां तक की वैल्यू को आपका एवरेज चाहते हो? 0 से पाई तक का चाहते हो? कहता ठीक है 0 से पाई लिख दिया, हम कर देंगे 0 से पाई तक इंटीग्रेशन, सारी चीजें ये सिंबल है सब ऐड कर देता है 0 to पाई। अब कहता है ये वेवफॉर्म, कहता है जो भी इस वेवफॉर्म की इक्वेशन है उस इक्वेशन को आप यहाँ लिख दीजिए। तो मैंने कहा इस वेवफॉर्म की इक्वेशन अगर साइन ओमेगा टी है तो कह रहा ठीक है साइन ओमेगा टी लिख देंगे। तो अगर मैं इसको इन जनरल बात करूं, ठीक है अभी मैं साइन ओमेगा टी ऐसे लिखता हूँ, तो अब कहता है कि ये क्या ये वैल्यू को हो गई, ये आपकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको लिख दूं एवरेज वैल्यू, तो क्या ये वैल्यू सही है? तो कहता है नहीं, अभी सही नहीं है। अभी तक आपने क्या किया, जैसे मैंने कहा था 1 और 2 की एवरेज वैल्यू, तो आपने इन दोनों को ऐड कर दिया। तो अभी आपने जब इंटीग्रेशन लगाया है तो केवल इन वैल्यूज को का एडिशन किया है, लेकिन अब यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 भी तो आता है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज भी तो आता है। वो कैसे लेंगे? अभी हम 0 से लेके पाई तक के लिए अगर इसको का एवरेज वैल्यू चाहते हैं, देन वी विल डिवाइड इट बाई पाई। पाई बेसिकली इट विल बी पाई माइनस 0, इट विल बी द पाई। तो एवरेज वैल्यू के लिए फॉर्मूला इस वेवफॉर्म के लिए बन करके आया 0 to पाई साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई पाई माइनस 0। कहता है इसको जनरल टर्म में लिखना चाहते हैं, एक जनरल फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए एक मिनट का, तो इसके लिए एक मिनट बेटा मैं फॉर्मूला लिख लेने दो। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला बन करके आता है 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t ft dt। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज वैल्यू। हाँ आप बताइए। सर मैं पूछ रहा था सर, अपन ने ऊपर एवरेज वैल्यू में 1 + 2 बाय डिवाइडेड बाय 2 करा,
सर वो 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि उसमें 2 का प्लस कर रहे थे अपन, लेकिन सर इस इंटीग्रेशन में तो अपन इनफाइनाइट वैल्यू का एडिशन कर रहे हैं ना, तो सर नीचे तो इन्फिनिटी से कहाँ डिवाइड हो रहा इनफाइनाइट कर रहे हैं, जीरो से लेके भाई पाई तक कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ टर्म से जीरो डिवाइड से लेके पाई तक का कर रहे हैं ना। अब उसके बीच में आप उसको इनफाइनाइट भी बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स से कर रहे हैं ना। इनफाइनाइट भी बेसिकली क्या है, आप 0.1 0.2 0.3 लेकर के पाई तक पहुंच रहे हो, आप बोल रहे हो हमने इनफाइनाइट चल दिया। कोई कहता है 0 के बाद 0.001 002 लेके दिखा करेंगे तो भी इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट के आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे यहाँ से किला दिख रहा है ग्वालियर का, तो मैं बोलूंगा ये इनफाइनाइट पड़ा कि मेरी जितनी रेंज है। कोई मुझसे लंबा आदमी खड़ा हो कहेगा मुझे उससे भी दूर कुछ दिखाई पड़ता है, मुझे ताजमहल दिखाई दे रहा है, तो वो बोलेगा कि वो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट तो कुछ है ही नहीं, जो जहां से आपकी सीमा समाप्त हो जाती है, जहां तक सोच सकते हैं वही अनंत है। तो हमें वो तो नंबर ऑफ टर्म्स जितने आप डिफाइन करना चाह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको मेजर करेंगे, तो उसको मेजर कैसे करेंगे, जो आप जिन 2 टर्म्स के बीच की वैल्यूज के लिए आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, जहां से स्टार्ट किया और जहां पे एंड किया। तो जहां पे एंड किया वो पाई था, जहां से स्टार्ट किया वो 0 था, तो हमने पाई -0 करके उसको वहां पे डिफाइन किया कि इस रेंज में हमको इंटीग्रेशन चाहिए, ये इंटीग्रेशन की रेंज है बेसिकली। तो उस तरह से उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अभी एग्जांपल लेके बताऊंगा तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला कैसे आया, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला है 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t ft dt। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है इस फॉर्मूले में कैसे बनाया ये फॉर्मूला? नो सर। ओके ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ सिंपल सा, फाइंड द टाइम है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ full wave rectified sine wave। एक फुल वेव रेक्टिफायर की जो साइन वेव बन करके आती है, आपको उसके एवरेज वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे एवरेज वैल्यू? आपने कहा कि ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पे हम ओमेगा टी ले लेते हैं और फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव या वोल्टेज, साइन वेव और लिख देता हूँ मैं वोल्टेज, मतलब वोल्टेज साइन वेव है। ठीक है, नेचर एक्चुअली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी वो वोल्टेज है और साइन वेव उसका नेचर है, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है। यहाँ पे मैं इसको लिख दिया सिंपल V। अब फुल वेव रेक्टिफायर आप सबने 12th में पढ़ा है, उसके बारे में हमें जानते हैं कि ये पॉजिटिव साइकिल को एज इट इज ड्रॉ करता है, नेगेटिव साइकिल को फिर से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। पढ़ा ना सबने ये? फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा होगा सबने, पढ़ा है? यस सर। जितना हमारे काम की चीजें वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी कि 0 से पाई में पॉजिटिव साइकिल होती थी, पाई से 2 पाई में जो नेगेटिव थी उसको भी उसने पॉजिटिव कर दिया। इस तरह से वेव फॉर्म बन के आ गई। इसकी हमें क्या निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है। अब एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t ft dt। सबसे पहले हम t को ही डिफाइन कर लेते हैं, तो t में ही थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ। तो कहता है t कैसे डिफाइन करेंगे? t को डिफाइन करेंगे कि t मतलब t इज द टाइम पीरियड, t इज नथिंग बट द टाइम पीरियड। अब इसमें जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे आपको देखना है जब रिपीटिशन स्टार्ट हुआ उस पॉइंट पे जाकर के आपको रुक जाना है। वो रिपीटिशन कैसे आएगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति ओरिजिन से स्टार्ट करता है, कहता है ओरिजिन से जब हम आगे की ओर बढ़े तो हमें सब कुछ नया नया दिख रहा था, हम एक स्लोप पे बढ़ते हुए जा रहे थे, हम पीक पे पहुंचे, उसके बाद हम वहां से स्लोप से डाउन होकर के यहाँ पर पहुंचे। जब हम पाई वाले पॉइंट पे पहुंच गए और फर्दर हमने आगे मूव करना स्टार्ट किया तो हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि हम सारी वैल्यूज वही देख रहे हैं जो पहले थी, क्योंकि पाई 0 पे कुछ वैल्यू थी इसकी 0, उसका कुछ वैल्यू यहाँ से ले रहा था, वोल्टेज की वैल्यू ले रहा था, फिर ये वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम हो रही थी, फिर उसके बाद रिड्यूस होते हुए आ रही थी। लेकिन पाई के बाद जब इसने आगे बढ़ना शुरू किया ऑब्जर्वर ने, तो कहता है पाई के बाद फिर से हमें वही ट्रेंड फॉलो होना दिखाई दिया कि फिर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम हो रही, फिर 0 हो रही। तो कहता है जिस पॉइंट से आपको रिपीटिशन मिले उस पॉइंट पे आपको रुक जाना है। 0 से स्टार्ट किया, पाई पे रिपीटिशन मिला वेव फॉर्म का, फिर से वही वेव फॉर्म स्टार्ट हो रही है। तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई -0। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड t। तो पाई -0 अगर इसको लेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। इस कंसेप्ट में कोई डाउट तो नहीं किसी को? टाइम पीरियड कैसे डिफाइन किया, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। इसमें एक चीज और टाइम पीरियड बताता हूँ। हाँ प्लीज हाँ पूछिए।
सर टाइम पीरियड तो एक साइकिल में होगा ना सर, तो हाँ टाइम साइकिल तो चेंज हो गई सर ये पाई तक कैसे हो जाएगा सर? मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं समझ पाया आपका। सर एक साइकिल में होगी ना सर टाइम पीरियड तो एक साइकिल आप क्या डिफाइन कर रहे हैं? साइकिल को जो आपकी डेफिनेशन साइकिल के लिए है वो क्या है डेफिनेशन? मैं थोड़ा समझना चाहूंगा। नहीं सर आ गया सर, 0 से स्टार्ट किया जो ना आप तो एक सर साइकिल बोल वापस रहे हैं वो स्टार्ट किया। साइकिल, हाँ 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 इसको सर बिल्कुल 0 से जनरल स्टार्ट किया जनरल तो कर देता वापस हूँ। मान लीजिए कि आप में से ही कोई बदमाश बच्चा है, उसने कहा कि सर आपने तो कंसेप्ट जो बताया वो सब ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, मेरी इच्छा तो यहीं से है। आपने कहा वेवफॉर्म हो गई कंटिन्यू जाती, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आकर के, आप मुझे बताइए कि टाइम पीरियड जो का कंसेप्ट जो आपने बताया वो कैसे वैलिड है। तो उसके लिए जवाब ये, जब आपने इस वाले पॉइंट से स्टार्ट किया तो आपको ये वैल्यूज कम होते हुए दिखाई दे रही थी, मतलब वो आप नेगेटिव स्लोप पे जा रहे थे कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जस्ट नीड द चार्जिंग, लैपटॉप नीड द चार्जिंग। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. तो प्रॉब्लम है, चलिए आपकी क्लास निकल जाएगी, चार्जिंग बाद में होगी। तो हम इस वाले पॉइंट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने कहा कि किसी ने कहा कि हम इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करना चाहते हैं अपने साइकिल को, यहाँ पे खड़े हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि आपने यहाँ पर मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ तक आप आए, फिर आपको 0 वैल्यू मिली, फिर आपने यहाँ पे वैल्यूज को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, यहाँ से लेकर के इस वाले पॉइंट तो सब कुछ नया नया था। जैसे ये मूव करते हुए इस वाले पॉइंट पे पहुंचे तो इनको लगा कि अब यहाँ से चीजें रिपीट हो रही हैं, क्योंकि इन्होंने जब स्टार्ट किया था तो वैल्यू क्या थी, कम होती हुई दिखाई दे रही थी। इस वाले पॉइंट से फिर से इनको वैल्यूज क्या मिली, कम होते हुए दिखाई दी। तो कहता है कि अब यहाँ पे साइकिल क्या होगी, इस वाले पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वैल्यू थी और इस वाले पॉइंट पर जो वैल्यू थी, उन दोनों का डिफरेंस आप ले लीजिए। तो अगर आप इन दोनों के बीच की वैल्यू को जब आप लोगे, ये हाईएस्ट वैल्यू है, ये लोएस्ट वैल्यू, तो वहां पर भी ये पाई ही आएगा। तो टाइम पीरियड जो है वो कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन जहां से रिपीटिशन आए वहां से आपको आके रुक जाना है। और सिंपलेस्ट वे है कि ओरिजिन से करिए, ओरिजिन से स्टार्ट करिए और जहां पे आपको रिपीटिशन मिले वहां पे आकर के आप रुक जाइए। तो उस केस में जब हम देखते हैं तो सबसे सिंपल था कि पाई के बाद नई वेव फॉर्म शुरू हो रही थी जो पहले के सिमिलर थी, तो पाई -0 किया, ये टाइम पीरियड दिया गया। अब कहता है दूसरा आपने फॉर्मूले में लिखा हुआ है ft, तो कहता है इस वाले केस में जब हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t ft dt। तो ft कहता है इस वाले केस में जो वेवफॉर्म आपने ड्रॉ किया है, यहाँ पे ft नहीं होगा, ये f ऑफ ओमेगा t होगा। ये f ऑफ ओमेगा t क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने x एक्सेस में ओमेगा t लिया है। और ये फंक्शन क्या होगा, क्योंकि 0 से लेके पाई तक ये साइनसॉइडल नेचर है, तो इसकी वैल्यू, अगर ये वैल्यू vm है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी vm साइन ऑफ ओमेगा टी, ये वैल्यू होगी इस फंक्शन की। और कहता है कि इसकी लिमिट आप क्या लगाओगे, जो यहाँ पे 0 to t आपने लिखा हुआ है, वो लिमिट यहाँ से मिलेगी, ये होगी इसकी अपर लिमिट और ये होगी इसकी लोअर लिमिट LL। तो आपका जो एवरेज वैल्यू बन करके आएगा फॉर्मूला 1/t मतलब 1/पाई, यहाँ से उठाया पाई, इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई 0 to पाई, और यहाँ से उठाया फंक्शन vm साइन ऑफ ओमेगा टी और d ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। dt नहीं होगा, d ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि हमने यहाँ पे x एक्सेस पे ओमेगा टी लिया होगा। अब आपको इसे कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है, सबको गणित आता है, मैथमेटिक्स आता है, सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और शायद काफी लोगों ने पहले भी 12th में भी सीखा रखा है। तो कंसेप्ट में कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो अब आज क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें न्यूमेरिकल मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमको थेवेनिन और सुपरपोजिशन की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके रेमेडियल क्लास में कंप्लीट करने हैं। कुछ लोगों के डाउट थे उसमें, तो आज की क्लास को इतने रखते हैं। इसको सिर्फ आप रिवाइज कर लीजिएगा, इतने पार्ट को आप पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। कोई न्यूमेरिकल इस पार्ट पे नहीं है। यूनिट 1 को मंडे की रेमेडियल क्लास में यूनिट 1 को पूरी तरह से कंप्लीट करना है, और नेक्स्ट क्लास से फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स को भी आगे स्टार्ट करेंगे।
So thank you for attending my today's class. Thank you so much. So please mark your attendance on the Moodle page. Thank you, sir. Thank you, sir. सर Thank you. Yes, please. सर मैंने कल अटेंडेंस मार्क करी थी, वो लगी नहीं है, मेरे मूडल पे दिखा रहा है। यस सर, वही सर मूडल पे दिखाई नहीं रहा है, कल की अटेंडेंस लगाई थी फिर भी। इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि आप क्विज दीजिए। इसका सोल्यूशन यही है कि आप क्विजेस दीजिए, और क्विजेस में परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम आपको अटेंडेंस प्रोवाइड करते हैं एज पर द रूल, कि अगर किसी की अटेंडेंस छूट जाती है या कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाता है, लेकिन आप क्विज और असाइनमेंट में परफॉर्म करते हैं, तो उसका कंसिडरेशन वहाँ पे किया जाएगा, लास्ट में उसको काउंट कर लिया जाएगा। तो यही इसका सोल्यूशन है। हाँ, ओके सर। बाकी कोशिश करिए